बीजेपी से उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा प्रत्याशी उज्जवल निगम को स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने दुपट्टा, स्वर्ण पुष्प और व्यंग्य चित्र बुक मोदी राज में हार्दिक दे के उनको सम्मानित किया। इस मौके पर आगामी चुनाव को लेकर उज्जवल निगम से खास मुलाकात भी की गई। कई सवाल जवाब भी इस मौके पर किए गए। मैं हार्दिक हुंडिया। आज हमने कई लोगों से एक सवाल किए कि आप देश का भविष्य कैसा चाहते हो। सबसे मुंह से एक ही आवाज़ आई, उज्जवल उज्जवल उज्जवल। तो हम तो बड़े भाग्यशाली है कि दीप पार्ला, अंधेरी, सांताक्रूज एरिया के अंदर कुर्ला तक सबसे बड़ी शायद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर श्री उज्जवल निकम साहब जो आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे, वो लोग उज्जवल निकम साहब आज हमारे साथ में। उज्जवल निकम साहब, आपको स्टार रिपोर्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर हम सबकी नजर है, क्योंकि 500 साल के इतिहास के अंदर ऐसा वीर पुरुष पहली बार एक जन्म लिया है और जिन्होंने एक नई क्रांति राजकीय जगत में लाई है। हमारी नजर मोदी जी के ऊपर, लेकिन मोदी जी की नजर हमारे यशस्वी ऐसे एडवोकेट भाई श्री उज्जवल निकम जी, जिनको करीबन मैं 8 साल से जानता हूं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की लड़ाई देश के लिए लड़ी है और आज उनको भी जो सिक्योरिटी नरेंद्र भाई मोदी को वो सेम सिक्योरिटी इनको, तो हम सब समझ सकते हैं कि उज्जवल निकम साहब ने कैसी लड़ाई लड़ी होगी। उज्जवल निकम साहब, आपने जो देश के लिए काम किया है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को एक मौका मिला है कि हम आपको वोट देके वह इतना उज्जवल भविष्य के साथ जीता है कि शायद मोदी जी कह रहे 400 सीट पार, हम कह रहे 400 नहीं 401 सीट पार, और 401वीं सीट आपकी होनी चाहिए और सबसे अधिक वोटों से आप जीते। यही हमारी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। निकम साहब, आज तो एक वकील हो, तो आपको पॉलिटिक्स के अंदर आप कैसा लग रहा है? देखो, पॉलिटिक्स में मेरा वैसा जन्म तो 15 दिन पहले ही हुआ, लेकिन हनुमान जयंती का मेरा वैसा जन्म है और मैंने सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आना है। लेकिन अब राजनीति में ऐसी कुछ चीज हुए कि जिसके कारण मैं ये राजनीति में आ गया। 15-20 दिन का ही वक्त था, लेकिन आपका जो सवाल है कि राजनीति में आने के कारण आपको कैसे लगता है, अभी सच कहूं या झूठ कहूं? नहीं, सच है, आप झूठ कह ही नहीं सकते हो। सच तो ये है कि पहले दिन तो मुझे जब अनाउंस ना हो गया दिल्ली से, तब मुझे लोग मिले, बहुत प्यार जताया, और दूसरे दिन विपक्ष ने एक झूठा हल्ला कर दिया कि आप देशद्रोही है उज्जवल निकम, करकरे 26/11 में जिन्होंने शहादत दी उसके बारे में कई आड़े टेढ़े सवाल पूछने लगे। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। उस दिन तो रात को मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने सोचा ये क्या, इतना संगीन आरोप जो 40-25 साल तक पूरे महाराष्ट्र में हर कोई मुलजिम के खिलाफ मैं लड़ता था, और इस प्रकार आरोप सुनते ही थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन मुझे मेरी मिसेस, लड़का, लड़की, बहू, इन्होंने समझाया कि ऐसी बातें होंगी। मोदी साहब के भी खिलाफ करते थे लोग, मोदी साहब डरे नहीं, क्योंकि वो जो आत्मविश्वास से काम करते हैं। अगर आपने कुछ गंदा किया नहीं, ये बुरा किया नहीं, ये गलत नहीं किया, तो आपको डरने की बात जरूरत नहीं। दूसरे दिन ही फिर मेरा कॉन्फिडेंस रिगेन हो गया और मैंने जोरदार बैटिंग शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि जो हमारा विपक्ष के नेता ने, महाराष्ट्र के विपक्ष नेता ने कहा है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, ये उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये है, जब दुनिया आपकी आलोचना करने लगी तब आपने ये बताया कि हमारा ये ओपिनियन। क्यों भाई? आपके आदमी ने, आपके विपक्ष नेता ने, जिन हमारे पुलिस कर्मी ने शहादत दी, 166 लोगों की जान चली गई, उसके बारे में तुम्हारा एक नेता इंसल्ट करता है, तौहीन करता है। आपने देश की क्षमा मांगी?
क्यों नहीं क्षमा मांगी? सवाल तो यह है कि 26/11 के हमले में अजमल कसाब ने खुद इकबाली बयान दिया, चश्मदीद गवाह ने बताया कैसा हादसा हुआ, पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं। लेकिन तुम्हारा नेता अगर कहता है इस तरह से झूठे गोबल्स प्रोपेगेंडा, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि देश की क्षमा मांगे, उन जिन लोगों ने शहादत दी उनकी क्षमा मांगे, नहीं मांगी। यानी आपने जो कहा है हमारा कुछ कहना नहीं, उसका इंडिविजुअल मत है ये, फिर आप तो क्रोकोडाइल टीयर्स है, मगरमच्छ के आंसू थे आपके। तो मैं बहुत इसकी निंदा करता हूँ, नाराजगी करता हूँ। सब देखो, जहाँ राम होंगे वहाँ रावण भी पैदा तो होगा, और जब तक आप राम की भूमिका निभाओगे तो आपको ये रावण, ऐसे कितने भी रावण आ जाए लेकिन आपके सामने कोई विजय नहीं हो सका, ये 100% मैं कहता हूँ। और मेरी भी कांग्रेस से एक सवाल है, हमें हार्दिक भाई जैसे अभी देखो 12 बजने लगे, मेरा इंटरव्यू कितने बजे चला? रात को 12 बजे, वो 9, 8:30, 9 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हार्दिक भाई आप जैसे प्यार करते हैं ना, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। साहब हम तो, आप डायमंड में रखते ही रुचि, आप डायमंड जैसे हमको शाइनिंग करते हो, इसलिए तुम आगे चलते। साहब हम बड़े भाग्यशाली है कि आप रात को 12 बजे भी हमको मिले। हम तो साहब 12 बजे नहीं, पूरी रात आपके लिए खड़ा रहने के लिए तैयार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरह उज्जवल निकम साहब ने हम सबके लिए जो कोशिश की, देश के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज उनको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी, झेड़े। आज सोचो इन्होंने न अपना परिवार देखा, न अपना लोगों से सिर्फ देखा तो देश के प्रति प्यार देखा, और देश किस तरह से खुशी से जिंदगी जिए। और हम सब आज जो जिंदगी खुशी से जी रहे, एक दूसरे से मिल रहे, आज रात को 12 बजे भी हम उज्जवल निकम के साहब के साथ बैठे, हम बाहर से जब घूमते हुए आते कोई तकलीफ हमको नहीं हुई। तो ये सब जो आभारी है उज्जवल निकम साहब, आप जैसे महानुभावों के कारण आभारी है। और मैं चाहता हूँ, मैं तो सभी पक्षों से विनती करता हूँ कि जिस तरह सूरत के अंदर कोई विपक्ष नहीं रहा, तो हमारे पास तो एक ऐसा अनमोल मौका आया है कि उज्जवल निकम साहब को सामने सब लोग इस्तीफा दे और उनको बिनहरीफ विजयी बनावे, यही मेरी दुआ है। और मतलब आप सबसे हार्दिक विनती है, और निकम साहब मिले यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज रात को 12 क्या मैं बोला साहब, आप रात को पूरी रात बोलो, बैठे रहो, हम बैठे रहेंगे आपके लिए। कोई पॉलिटिक्स में रहते हुए या वकालत करते हुए से आपको कुछ लगा हो कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, जो कि राजनीति में आके चाह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो कोई एक ऐसा मुद्दा कि जो कि वकालत में रहते हुए नहीं कर पाए लेकिन राजनीति में आगे करना चाहते हैं? देखिए, आपने सही सवाल किया, राजनीति में मैं क्यों आया ये एक अहम सवाल है। लेकिन जैसे मैं आज तक, मेरा इतिहास ये रहा कि मैं हमेशा मुलजिमों के खिलाफ जंग करता था। लेकिन जहां तक एक बात मैंने देखी कि आम आदमी को, पैसा को, बैंक्स को चुना लगा के कई ऐसे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हमारे देश से बाहर चले गए, उस देशों में रहने लगे। उन देशों से हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, फिर भी हम जल्द से जल्द उनको वापस ले आ सकते हैं? नहीं। आज एक्सट्रेडिशन प्रोसेस जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। मैंने सोचा कि राजनीति में आने के कारण, जहां कानून बनाने का मंदिर है यानी पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट में ऐसे हम इस पर सोच सकते हैं, कानून एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में ये बदलाव ला सकते हैं कि ये प्रोसेस फास्ट कैसी, क्योंकि जिस देश से हमारा गुनहगार ट्रीटी होती है, हस्तांतर कायदा होता है, तो हमारा देश हो तो होता ही है, इसलिए तो होती है, फिर भी इतना वक्त क्यों लगता है? ये एक मेरे दिल में एक मकसद था। सर, कानून जगत में आपकी बुलंद आवाज हमेशा हम देखते हैं, और अब राजनीति के अंदर, दिल्ली के अंदर मुंबई की आवाज़ आप पहुंचाने के लिए इसके अंदर आप रण मैदान में आ गए हैं। तो सर, आप आगे आपका इसके अंदर क्या है उद्देश्य कि किस तरह से आप मुंबई की आवाज़, जनता की आवाज़ आप पहुंचा? रश्मि जी, ये आपने जो कहा कि मुंबई एक बड़ा शहर दिखता है, लोगों को मुंबई एक अमीरी देखी है लोग। मुंबई में एक बॉलीवुड एक सेक्शन है, इंडस्ट्रीज है, एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ गरीबी भी बहुत है। आज जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा, इतनी गरीबी की दुख पीड़ित हो जाता है। अभी एयरपोर्ट के नजदीक कितने हटमेंट एरिया है, वो बेचारे कैसे रहते हैं?
क्या उनके लिए कोई नया नहीं बना सकते हम? तो अलग अलग योजनाएं मेरे दिमाग में है। अभी आप मुझे पार्लियामेंट में भेजिए पहले, फिर देखते अपन क्या करते हैं। आप कोहिनूर ऑफ इंडिया हो और अभी आप राज रत्न बन के जा रहे हैं, ऐसी हमारी शुभेच्छाएं। उज्ज्वल जी, मेरा नाम धर्मेश जवेरी है, मैं आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी हूँ। मेरा एक सवाल है, जैसे हर एक सभा में मोदी जी जनता जनार्दन का नाम लेते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो एक जनता जनार्दन की ओर से मेरा ये सवाल है कि आप आने के बाद कितना टाइम जनता जनार्दन को दे सकेंगे, नॉट पर्सनली या आपकी टीम, कि हमको कोई भी इश्यू हो तो हम इजीली आपको प्रेजेंट कर सके, ताकि आपको उसको समझने का वक्त मिले और उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने पास में भी बहुत बार देखा है, नेता आ तो जाते हैं, फिर हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। तो ये आपसे बहुत अलग ही उम्मीद है हम जनता जनार्दन की, तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए, आमतौर पर ये लोग की कंप्लेंट रहती ही है कि नेता के पास पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल है, जरूरी नहीं कि पर्सनली जाना चाहिए, पर एक बार जरूरी है कि आपके प्रॉब्लम जो नेता जिस प्रकार की है, समझो विधायक हो तो स्टेट का काम है विधायक का, लेकिन सांसद हो तो सांसद के रिलेटेड इश्यूज होंगे। अगर आप बोलेंगे कि हमारा गली का रास्ता नहीं है सांसद को, ये अगर बोलेंगे कि ये कर दो, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है, तो शायद सांसद के लिए नहीं काम। लेकिन अगर आपको सच बता दिया, अरे ये क्या सांसद का काम है, आपको बुरा लगता है। तो हमारी सोच को भी बदलना चाहिए, राइट, कि सांसद के पास कौन से इश्यूज निकलना चाहिए और विधायक के पास कौन से इश्यूज है। जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आती ना, तब तक ये मुश्किल होता है। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है कि आप अप्रोचेबल होगी क्या नहीं, एक्सेसिबल होगी क्या नहीं, ये अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो आप बोलेंगे ये तो चुनावी भाषण है। नहीं, लेकिन तो हमको विश्वास है, इसलिए सवाल किया है। आप ऐसा, आपके दोस्त, हमारे दोस्त है हार्दिक हुंडिया से पूछ लीजिए, ऐसा होता नहीं है कभी कि मैं फोन किसी का उठाता नहीं। वो तो हमने भी देखा, आपका फोन आया तो समझ में आ ही गया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं बिजी हो तो कॉल चल रहे साइलेंट में, कोर्ट में हो तो नहीं उठाया जाता। एक सवाल है सर, प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़ से। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे आप कानूनी जानकारी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने किया है, लेकिन जो जनता है अगर उन तक बहुत सारी चीज़ें अब तक पहुँची नहीं, खास करके कानूनी तौर पर उनको कोई जागरूकता नहीं है, तो आपके आने के बाद क्या उन लोगों में, खास करके महिलाओं हो या बच्चे हो, उनमें कोई चीज़ों को जागरूक करने की आप कोशिश करेंगे? जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि आज सबसे पीड़ित महिलाएं, लड़कियां हैं। उनको पहले तो मैं ये करूंगा कि आपको मेंटली अलर्ट होना होगा। सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार, पीड़ित हो जाना, ये अभी सहना नहीं है, क्योंकि अभी जग मॉडर्न बन रहा है और उस मॉडर्नाइजेशन में हमको भी अडॉप्ट करना है। और इसलिए हम जब तक खुद एजुकेट नहीं बनते तब तक ये प्रॉब्लम होता है। और ये एजुकेट करने के लिए हमको कुछ पथ्य पढ़ना पड़ेगा, जो हम कल्चर कहते हैं। आज जो विपक्ष वाले कह रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस असेट, इनहेरिटेंस टैक्स, म्हणजे इसका मतलब है हमारा संस्कृति ये कहती है कि हम जो कमाते हैं हमारे बच्चों के लिए कमाते हैं। अगर आप उस पर भी टैक्स लगाओगे, इनकम टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स, कितने टैक्स लगाओगे? एक बार। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एलोकेशन, जो मैं एक आदमी है उसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर डालो। इस प्रकार से अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये कुछ कानून में थोड़ा बदलाव लाना भी जरूरी होगा। निगम सर, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आपस में ही राजनेता एक दूसरे के आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग भी कंफ्यूज है, खास करके जनता, कि हम वोट किसको करें, उन्हें भी बहुत कंफ्यूजन में रखा गया है। तो आप कुछ ऐसा लोगों को मैसेज देना चाहें ताकि लोग कुछ हद तक इन सारी चीज़ों से बाहर आए? देखिए, एक बात रखिए ख्याल में,
हमें शॉर्ट साइटेड बनना है क्या लॉन्ग साइटेड बनना है? अगर हमारा देश एक केंद्र बिंदु हम रखते हैं तो हमारा देश की तरक्की, देश का इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन में कौन कीमत दे रहा है और खुद हमारे देश के गरीब लोगों के लिए कौन एफर्ट्स कर रहा है, उस पार्टी को मत देना जरूरी है। जहां तक मैं कहूंगा कि आज पूरे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देखो, उनका कहीं कंसेंसस नहीं है, आपस में झगड़ रहे। वो अलायंस तो कर ली, सिर्फ मोदी के खिलाफ अलायंस करते, मोदी जी के खिलाफ, लेकिन मोदी जी के खिलाफ अलायंस करके क्या फायदा है? आपके पास ना फिक्स एजेंडा है, ना आपके पास आपस में झगड़ा है अपने। तो मुझे लगता है कि आज वोटर्स ने यही सोचना होगा कि आज तक किसी ने आम आदमी के लिए ज्यादा काम किया है। दूसरी बात, हमारा देश की सुरक्षितता, मोदी साहब आने के बाद पूरे विश्व में इंडिया को कोई बनाना कंट्री नहीं बोलता। इंडिया ने एक अलग रुतबा जमा दिया है और वो मोदी जी के कारण है। तो मुझे लगता है ये वोटर्स ने ख्याल में रखना चाहिए, अपने गुड कॉन्शियस को पूछना चाहिए कि मैं किससे वोट करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।